धीरू भाई अंबानी इंडिया के ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन में से एक और आज उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हर महीने लगभग 2 करोड़ कमाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि धीरू भाई अंबानी की जर्नी एक ऑर्डिनरी क्लर्क से स्टार्ट हुई थी। उनका काम था घंटों तक धूप में खड़े रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना। और ये कहानी है इंडिया के सबसे एम्बिशियस आदमी की, धीरू भाई अंबानी, जो कि शुरू होती है 1932 से। तो धीरज लाल हीराचंद अंबानी का जन्म गुजरात के छोरवड़ गांव में हुआ था और उनके फादर एक रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर थे। पर उनकी सैलरी उतनी नहीं थी कि एक बड़ी फैमिली को वो आराम से चला सकें। 7 लोग एक 2 बेडरूम हाउस में रहते थे, लेकिन ये गरीबी धीरू भाई की सोच को छोटा नहीं बना पाई। और बचपन से ही उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और हंगर था कि लोग उनको देखकर बोलते थे कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सिर्फ 12 साल की एज में धीरू भाई पढ़ाई के लिए जूनागढ़ आए और पुअर बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें बहादुर कांजी हाई स्कूल में फ्री स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिला। 1940s का टाइम वो था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था और 1946 में धीरू भाई सिर्फ 14 साल के थे और उन्होंने अपने फ्रेंड कृष्णकांत वकाड़िया के साथ जूनागढ़ विद्यार्थी संघ बनाया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिवली हिस्सा लिया। 1949 में उन्होंने मार्टिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ना ही उनके पास पैसा था, ना फैमिली बैकग्राउंड और ना ही कोई कनेक्शन। तब उनके कम्युनिटी की एक पुरानी ट्रेडिशन उनके काम आई। काफी सालों से गुजराती यूथ अरब कंट्रीज में जाते थे, 8-10 साल काम करते थे, पैसे सेव करते थे और फिर इंडिया आकर अपना बिजनेस शुरू करते थे। और इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 16 साल का धीरू भाई एक स्टीमर पर बैठा और एडन के लिए निकल पड़ा, घर से 2400 किलोमीटर दूर। एडन में उन्होंने एबीसीएन कंपनी में इंटरव्यू दिया। ये कंपनी रेड सी रीजन के 80% ट्रेड को कंट्रोल करती थी, कार्स, एनिमल हाइड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। उनका इंटरव्यूअर भी गुजराती था, मंगल भाई पाटिल। एंड इंटरव्यू में उनसे बोला गया द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ो और इंग्लिश में उसकी समरी लिखो। धीरू भाई ने टेस्ट को इजीली क्लियर किया और उन्हें ऑन द स्पॉट जॉब मिल गई। इनिशियली उनका काम था घंटों तक धूप में खड़े रहकर पेट्रोल भरना और साथ ही में वो शेल के पेट्रोलियम, ऑयल एंड ग्रीस प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग भी करते थे। कई साल बाद मंगल भाई पटेल ने कहा धीरू भाई की सबसे स्ट्राइकिंग चीज है उनकी चाल। वो ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें कहीं पहुंचना हो और टाइम बहुत कम है। 1950s के अर्ली इयर्स में धीरू भाई ने एक चीज नोटिस करी कि एडन की करेंसी थी येमेनी रियाल एंड रियाल कॉइन में जो सिल्वर यूज होता था उसकी एक्सचेंज वैल्यू रेट से भी ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, 1 रियाल 10 ब्रिटिश पाउंड के बराबर था, लेकिन उसमें मौजूद सिल्वर की मार्केट वैल्यू 12 पाउंड थी। मतलब 10 में खरीदो, मेल्ट करो और 12 में बेचो, तो 2 पाउंड का सीधा सीधा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। और धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने मनी चेंजर से मैक्सिमम रियाल्स ऑर्डर किए, कॉइन्स मेल्ट किए और सिल्वर लंदन के बुलियन डीलर्स को बेच दिया। ये ऑपरेशन 3 महीने तक चला, बट जब अथॉरिटी सस्पिशियस हो गई और उन्हें ये काम बंद करना पड़ा। पर तब तक धीरू भाई कई लाख रुपए कमा चुके थे और 1956 तक प्रमोशंस के बाद धीरू भाई एडन मिलिट्री बेस में रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के मैनेजर बन गए। पर अब वो सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। जॉब के बाद वो एडन स्टॉक जाते, ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करते और धीरे धीरे राइस, शुगर एंड कमोडिटीज में भी उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। 1954 में सिर्फ 22 साल की एज में उनकी शादी कोकिला बहन से हुई, जो जामनगर के पोस्टमैन की बेटी थी। और 1957 में उनके पहले बेटे मुकेश अंबानी का जन्म एडन में हुआ। 1958 में एडन आए, उनको 10 साल हो चुके थे। 26 साल के धीरू भाई ने डिसाइड किया कि अब किसी और के लिए उन्हें काम नहीं करना, अब उन्हें अपना एम्पायर बनाना है। और इसी सोच के साथ वो वापस इंडिया लौट कर आए। बॉम्बे में उन्होंने अपने कजिन चंपक लाल दमानी के साथ बिजनेस शुरू किया। ऑफिस के नाम पर 350 स्क्वायर फीट का रूम, एक फोन, एक टेबल और 3 चेयर। कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। और इनिशियली एडन को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना और अफ्रीका में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना उनका काम था। पर धीरू भाई को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। इंडिया में नायलॉन, विस्कोस, पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक थ्रेड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। कपड़े अफोर्डेबल, क्रीज प्रूफ, क्विक ड्राइंग। और प्रॉब्लम थी कि इंडिया में सिर्फ 10 से 20% डिमांड ही लोकली प्रोड्यूस होती थी और इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी। गवर्नमेंट ने बनाया रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस सिस्टम। 100 रुपए के एक्सपोर्ट पे 20 रुपए की इंपोर्ट परमिशन चाहिए। फिर धीरू भाई ने ये चीज नोटिस करी कि कई एक्सपोर्टर्स के पास लाइसेंस है पर वो फिर भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लाइसेंस को खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सिंथेटिक थ्रेड इंपोर्ट्स पर कंट्रोल बना लिया। बिजनेस ग्रो कर रहा था पर पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि धीरू भाई रिस्क टेकर थे और चंपक लाल कंजर्वेटिव।
1965 में क्लैश हुआ। धीरू भाई ने प्राइसेस बढ़ने के एक्सपेक्टेशन में हेवी इन्वेंट्री बना ली और चंपकलाल घबरा गए, इन्वेंट्री कम करवा दी। धीरू भाई ने माल बेचा, खुद को 2-3 हफ्तों में प्राइसेस बढ़े और मैसिव प्रॉफिट हुआ। आखिर पार्टनरशिप टूट गई और 6 लाख में रिलायंस के शेयर्स बायबैक हुए। अब रिलायंस पूरी तरह धीरू भाई का था और धीरू भाई की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था उनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। अगला साल आते ही धीरू भाई ने अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन चूज कर लिया था। अब वो सिर्फ थ्रेड्स का सप्लायर बनकर नहीं खुश थे, अब उनका प्लान था थ्रेड्स से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बनना। उन्होंने गुजरात के नरोडा में जमीन खरीदी, एक सिंपल फैक्ट्री बनाई और काम करना शुरू किया, सिर्फ 4 निटिंग मशीन्स के साथ। उस टाइम एडन का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा अनस्टेबल हो रहा था और इस वजह से काफी गुजराती वापस इंडिया आ रहे थे, तो धीरू भाई को बिना ढूंढे ही रेडीमेड मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स और सेल्समैन मिल गए। धीरू भाई ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कपड़े सस्ता होता है वही ज्यादा बिकता है। इसी गैप को देखकर उन्होंने एक जीनियस डिसीजन लिया, अपना खुद का टेक्सटाइल ब्रांड लॉन्च करने का, और वो ब्रांड था विमल। इससे उन्होंने पोजीशन किया प्रीमियम फैब्रिक फॉर मास मार्केट और इसकी टैगलाइन थी ओनली विमल, जो ब्रांड को एक्सक्लूसिव और सुपीरियर बनाती थी। मार्केटिंग पर वो हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च करते थे। फैशन शोज, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, सब जगह विमल का नाम था और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एक फ्रेंचाइजी लाइक मॉडल डेवलप किया था, जो उस टाइम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर था। विमल के फ्रेंचाइजीज पूरी इंडिया में सिर्फ 400 शॉप्स को मिले। इसका रिजल्ट था 1979 तक नरोडा फैक्ट्री का साइज 25 लाख स्क्वायर फीट हो चुका था, वर्कफोर्स 5000 लोगों की हो गई थी और 155 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 155 रुपीस का रेवेन्यू के साथ रिलायंस बन चुकी थी इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। इसी दौरान 1977 में धीरू भाई ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने इंडिया के स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बदल दिया। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया। इससे पहले आईपीओ सिर्फ बिजनेस हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अमीर फैमिलीज के लिए होते थे, लेकिन धीरू भाई का फोकस था इंडिया के मिडिल क्लास को पार्टनर बनाना। रिलायंस ने 28 लाख शेयर सिर्फ 10 रुपए पर शेयर के प्राइस पर ऑफर किए। आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। 1978 में रिलायंस के शेयर्स बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के दिन ही शेयर्स प्रीमियम पर ओपन हुए और कुछ ही महीनों में प्राइस 50 रुपए तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स के पैसे 5 गुना तक बढ़ गए और पहली बार इंडिया की आम जनता ने स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी वेल्थ बनाई। लेकिन कहानी में अब एक विलन एंटर होने वाला है। 1982 में एलिजिडली कोलकाता बेस्ड बेयर कार्टेल ने रिलायंस शेयर्स पर बुरी नजर डाली। 18 मार्च को कार्टेल ने रिलायंस पर जबरदस्त अटैक किया। उन्होंने शेयर्स को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया। प्लान सिंपल था, शेयर्स 131 रुपीस के प्राइस पर बोरो करके बेच दो और प्राइस गिरेगी, पैनिक सेलिंग होगी और शेयर्स क्रैश हो जाएंगे। फिर सस्ते में शेयर्स खरीदकर बोरो किए गए शेयर्स को रिटर्न कर दो और जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। उस दिन बेयर कार्टेल ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स बेच दिए थे। प्राइस 131 से गिरकर 121 तक आ गया, लेकिन तब कुछ अनबिलीवेबल हुआ। वेस्ट एशियन कंट्रीज से कुछ मिस्टीरियस बायर्स एक्टिवेट हुए और बेयर कार्टेल जितने शेयर्स बेचता था, ये बायर्स उतने ही शेयर खरीद लेते थे और ये बैटल कई हफ्तों तक चली। कार्टेल बेचता रहा, प्राइस गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन डिमांड कभी गिरी ही नहीं। 30 अप्रैल तक रिलायंस के शेयर्स क्रैश होने की बजाय 201 तक पहुंच गए और अब कार्टेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हें मार्केट से रियल शेयर्स खरीदकर बोरो किए गए शेयर्स को रिटर्न करना ही पड़ा और हर शेयर पर उन्हें हेवी लॉस हुआ। कई कार्टेल मेंबर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और असली ट्विस्ट, जो 10 करोड़ के रिलायंस शेयर्स खरीदे गए थे उनके पीछे कोई और नहीं, खुद धीरू भाई अंबानी थे। हाँ, ऑफिशियली ये कभी प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन मार्केट को सब समझ आ गया। इस विक्ट्री के बाद रिलायंस के शेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे पॉपुलर स्टॉक में से एक बन गए और धीरू भाई अंबानी बन गए स्मॉल इन्वेस्टर्स के मसीहा। बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट, धीरू भाई जीत गए, लेकिन ये सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजीज और इंटेलिजेंस की वजह से नहीं थी। अब ये 70s और 80s का इंडिया था, जहाँ लाइसेंस राज का एरा था और धीरू भाई जानते थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो पावर में बैठे लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रखनी पड़ेगी। चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, धीरू भाई सबके साथ एक बैलेंस बनाकर चलते थे। धीरू भाई ने हमेशा कोशिश की कि सबके साथ वो अच्छे रिलेशंस बनाकर रखें। एलिजिडली इसका इन्फ्लुएंस यूज करके 1971 में हाई यूनिट वैल्यू स्कीम अप्रूव करवाई गई। इस स्कीम से पहले सिर्फ नायलॉन थ्रेड इंपोर्ट करने की परमिशन थी, लेकिन अब नायलॉन एक्सपोर्ट करके पॉलिएस्टर फिलामेंट और यार्न इंपोर्ट किया जा सकता था और इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस को हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं कि धीरू भाई एक जीनियस बिजनेसमैन थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्हें हर पॉसिबल मेथड यूज करना भी आता था। ये चीज क्लियरली दिखी उनकी राइवलरी विद मुस्लिम वादिया में।
मुस्लिम वादिया बॉम्बे डाइन के प्रमोटर थे और टेक्सटाइल मार्केट में रिलायंस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। धीरू भाई ने वादिया के अगेंस्ट अपने सारे वेपन्स यूज किए। जब बॉम्बे डाइन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा था, गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस 2 साल तक ब्लॉक करके रखा। जब प्लांट के इक्विपमेंट इंपोर्ट हुए तो कस्टम ने इंस्पेक्शन के नाम पर 4 हफ्ते तक रोक लिया और इसी दौरान वाडिया के खिलाफ नेगेटिव मीडिया कैंपेन भी शुरू हुआ। उनके प्लांट को जंग कहा गया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि वहाँ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इन आर्टिकल्स को लिखने वाले एक जर्नलिस्ट को इंडस्ट्री में डर्टी डजन के नाम से जाना जाता था। एलिजिबली इन रिपोर्टर्स को वादिया के खिलाफ लिखने के पैसे दिए गए थे। लेकिन ये बिजनेस वॉर वन साइडेड नहीं था। रामनाथ गोयनका, इंडिया एक्सप्रेस के ओनर, मुस्लिम वादिया के काफी क्लोज थे। जब गोयनका को लगा कि धीरू भाई मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है तो उन्होंने अपना पूरा मीडिया एम्पायर रिलायंस के अगेंस्ट कर दिया। 1985 तक आते आते रिलायंस को 27 करोड़ एक्साइज इवेजन का नोटिस मिला। सीबीआई इंक्वायरी भी शुरू हुई। ये बिजनेस वॉर सालों तक चला, पर इसका प्रेशर धीरे धीरे धीरू भाई पर पड़ने लगा। 1986 में धीरू भाई को एक मैसिव स्ट्रोक आया। फैमिली उन्हें यूएसए के हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। कई हफ्तों तक वहां लाइफ और डेथ के बीच में वो लड़ते रहे। बहुत से लोगों को लगा शायद यही धीरू भाई एरा का एंड हो गया। लेकिन मार्च 1986 में जब वो इंडिया वापस आए तो पूरा देश शॉक्ड रह गया। उनका राइट साइड पैरालाइज था, हार्ट टेढ़ा हो चुका था, चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी वाली आग थी। स्ट्रोक ने उनका बॉडी स्लो कर दिया था, लेकिन उनका दिमाग अब भी उतना ही तेज काम कर रहा था। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए फिर ये बिजनेस संभाल लिया, क्योंकि अब उन्हें पूरा करना था अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। एक ऐसा सपना जो इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 1980s तक विमल के टेक्सटाइल बनाने के लिए रिलायंस को पॉलिएस्टर थ्रेड बाहर से खरीदने पड़ते थे। ये थ्रेड केमिकल से बनते हैं और केमिकल आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल रिफाइन होता है रिफाइनरीज में। धीरू भाई चाहते थे कि रिलायंस क्रूड ऑयल से लेकर टेक्सटाइल तक सब कुछ खुद बनाए, कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और इस सपने की शुरुआत हुई 1982 में, जब रिलायंस ने पताल गंगा में अपना पहला पॉलिएस्टर प्लांट बनाया। और प्लांट को बनाने में नॉर्मली 26 महीने लगते, लेकिन मुकेश अंबानी की लीडरशिप में ये प्लांट सिर्फ 18 महीनों में ऑपरेशनल हो गया। अब रिलायंस अपने खुद के पॉलिएस्टर थ्रेड्स बना रही थी, लेकिन पॉलिएस्टर बनाने के लिए अभी भी केमिकल्स बाहर से लेने पड़ते थे। इसलिए 1984 से 1989 के बीच पीटीए, एमईजी और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगाए गए। टेक्सटाइल के लिए पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के लिए पेट्रोकेमिकल, सब कुछ रिलायंस खुद बना रही थी। लेकिन फाइनल गोल अभी भी बाकी था, ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट होने से पहले की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। मॉनसून के हेवी क्लाउड्स के कारण पताल गंगा में भयानक फ्लड आ गया। सिर्फ कुछ घंटों में रिलायंस का पूरा प्लांट और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की मशीनरी पानी और मिट्टी में डूब गई। ऐसा लगा जैसे धीरू भाई का सपना सालों पीछे चला गया हो। लेकिन तब मुकेश अंबानी ने इस चीज का चार्ज संभाला और जैसे ही पानी हटा, वर्कर्स की एक आर्मी वॉर फुटिंग पर आ गई। हर मशीन को डिसअसेंबल किया गया, क्लीन किया गया और फिर से असेंबल किया गया। और सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा प्लांट दोबारा ऑपरेशनल हो गया। 4 साल बाद 1993 में धीरू भाई ने फाइनली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी। इसकी एनुअल कैपेसिटी 27 मिलियन टन की थी। एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनरीज में से एक, अकेले इंडिया के 25% क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी और कॉस्ट लगभग $6 बिलियन। उस टाइम ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था। और 1995 में जामनगर में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और सिर्फ 3 साल में पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया। 2000 में ऑपरेशन स्टार्ट हुए और 2001 तक रिफाइनरी 107% कैपेसिटी पर काम कर रही थी। यहाँ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे फ्यूल्स के साथ साथ पेरालिक्सिन और नाफ्ता जैसे पेट्रोकेमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे थे। धीरू भाई कहा करते थे, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, एम्बिशंस ऊंची होनी चाहिए और कमिटमेंट गहरी होनी चाहिए, और हमारी मेहनत उससे भी ज्यादा। और इसी माइंडसेट के साथ एक गांव का टीचर का बेटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर गया। और ये थी धीरू भाई की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरीके से और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।